बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के कंसेप्ट्स हैं। फ़्लक्स का जो लफ्ज़ी मतलब होता है, फ़्लक्स का मतलब होता है बहाव, यानी फ़्लक्स का मतलब है फ़्लो करना। तो कोई भी चीज़ जब फ़्लो कर रही होगी तो ये वो उस चीज़ का फ़्लक्स कहलाएगा। जैसे कि अगर किसी वाटर टैप में से पानी बाहर आ रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या मौजूद है, वाटर फ्लक्स मौजूद है। सिमिलरली अगर हवा चल रही है किसी भी लोकेशन के ऊपर तो हम उसको ये कह सकते हैं कि देयर इज़ एयर फ्लक्स। तो इसी तरह से अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो हम वहाँ पर क्या मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, हम इसकी एक फ़िज़िकल डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसके बाद जो है वो इसकी एक मैथमेटिकल जो है वो फार्मूला या रिलेशन जो है वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो एक्चुअली में हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आप डिफ़ाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया। अब कोई भी एरिया हो उसमें से गुज़रने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद है एक्चुअली में वो क्या होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक चीज़ क्या इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद, और वो किसी सर्टेन किसी स्पेसिफिक एरिया में से जो है वो क्या कर रही हैं, गुज़र रही हैं। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी जो है वो क्या चीज़ है, एरिया है। अब एरिया, इससे पहले आप देखते रहे हैं कि एरिया क्या चीज़ होता है। यानी अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई सरफेस मौजूद है तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है एरिया कैलकुलेट करने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, सरफेस का होना ज़रूरी है। आपको पता है कि जो सरफेस होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, यानी उसकी एक लेंथ होती है और एक उसकी विड्थ होती है, यानी उसमें दो सिमतें जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ये बुक का फ्रंट फेस जो है वो आप देखें। ये जो फ्रंट फेस है या ये इसका जो कवर पेज है एक्चुअली में ये एक सरफेस है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस का जो एरिया है वो किस तरफ है। इस वक्त देखें ये बुक पड़ी हुई है इस बोर्ड के ऊपर और इस बोर्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी जानिब है, यानी ये अपवर्ड ऊपर की जानिब है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये बोर्ड की डायरेक्शन जो है यूँ परपेंडिकुलर, यूँ आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। सिमिलरली ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड। इसका मतलब है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में एरिया को क्या चीज़ ट्रीट करना है, एरिया को एक वेक्टर के तौर पे जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। अब किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जो है वो पैरेलल में जो है वो क्या कर ली हैं, कंसिडर कर ली हैं, ठीक है। अब मैं इसके बिल्कुल सामने जो है ये बुक रख देता हूँ, यानी ये जो इसका फ्रंट फेस था या कवर पेज था वो मैंने बिल्कुल इसके सामने यूँ रखा। अब बज़ाहिर ये जो प्लेन है, यानी ये जो पेज की प्लेन है ये बिल्कुल इस मार्कर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो क्या है, 90 है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि मैंने क्या काम किया है कि जो प्लेन है किस चीज़ की, इस सरफेस की, प्लेन ऑफ सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर थी, टुवर्ड्स राइट, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब थी और मैंने ये जो प्लेन ऑफ द पेज थी, यहाँ पर जो प्लेन है या मेरी इस हथेली की बात कर लें तो मैंने बिल्कुल उसके सामने इसको परपेंडिकुलर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बिल्कुल खाली होती या ये एक ऐसी सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ईज़िली क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर सरफेस, अब ये देखें ये जो सरफेस है ये इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर लिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमने इस तरह से क्या कर ली हैं, ड्रॉ कर ली हैं। तो आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो इस सरफेस को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। और इस वक्त सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हेल्ड की है, मतलब ये जो बिल्कुल इसके सामने। तो इस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो इस सरफेस में से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो इस सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, जो कि ग्रीक लेटर है, उससे ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप अपनी आसानी के लिए ई लगा दें, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूँ भी लिखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए जस्ट फाई से जो है वो आप इसको रिप्रेजेंट कर लें। अब मैंने इस वक्त जो प्लेन ऑफ द सरफेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। तो इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है और वो किसके बराबर होगा, वो होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सर्टेन एरिया। तो फ़र्ज़ करें इस सरफेस का एरिया है ए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ई। तो इस वक्त जो फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है वो किसके बराबर है, ई इंटू ए। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी तरह से बिल्कुल यूँ परपेंडिकुलर है। अब ये जो सरफेस जो हमने इसके परपेंडिकुलर रखी हुई थी, अब बिल्कुल इसके पैरेलल कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूँ स्ट्रेट सामने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूँ गुजर जाएगी। हमने तो ये देखना है कि इस सरफेस में से, यानी ये जो हमें कवर पेज दिखाई दे रहा है, इस कवर पेज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो इस कवर पेज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती, या ऊपर से नीचे की जानिब होती, या नीचे से ऊपर की तरफ होती, तब भी वो इसमें से क्रॉस कर जाती। तो ये तो सिचुएशन है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूँ बिल्कुल इस साइड पर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेशक इसके पैरेलल हैं और ये जो एरिया है ये भी इसके बिल्कुल आपने क्या रख दिया, ये जो सरफेस है आपने बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इसको जो है वो रख दिया। तो इस केस में एरिया इज़ हेल्ड, या प्लेन ऑफ द सरफेस इज़ हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वक्त इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सरफेस को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के रखेंगे तो उस वक्त जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास करेगा। और अगर आप जो है वो सरफेस को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल उसके पैरेलल रख देते हैं, तो उस वक्त उसमें से मिनिमम जो है वो फ्लक्स पास कर रहा है और वो 0 के बराबर है। अब एक तीसरी सिचुएशन भी है। आपने एक्सट्रीम सिचुएशन तो डिस्कस कर ली, ये वाली कि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है, ये वाली इसमें से जो है वो मिनिमम ये पास ही नहीं कर रहा कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल उसको क्या रखें, ओब्लीक रखें। ओब्लीक का मतलब है ना तो 90 के एंगल पे ना 0 के एंगल पे, अब इस तरह से रख दें, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसकी जो डायरेक्शन है अब वो इस साइड पे है। तो अब देखें मैंने ये सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उसी तरह से दाएं जानिब जो है वो आपने बनाई है। अब इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो इस सिमत में है, ठीक है, ना तो वो इस सिमत में है ना ऊपर की जानिब में, बल्कि दरमियान में, यानी XY प्लेन के अंदर है। तो इस वक्त अगर आप फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं जानिब, ये एरिया इस साइड पे। तो आप एरिया के 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक होगा A cos थीटा, A cos थीटा, और दूसरा होगा A sin थीटा, यानी ये इस तरह से आपके पास। तो A और A cos थीटा बिल्कुल आपस में पैरेलल हैं। तो इस वक्त जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा EA cos थीटा, या आप यूँ कह लें कि ये जो आपके पास शीट है इसके आपने 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा ये वाला, ये जो यूँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है A cos थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है। और एक ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे जो है वो शीट आपको ये, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा EA cos थीटा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपने जनरल फार्मूला देखना है तो वो होगा EA cos थीटा, और उसको आप यूँ लिख सकते हैं E.A। इस केस में अगर आप देखें सरफेस बिल्कुल जो है इस बोर्ड के पैरेलल थी, तो एरिया जो था वो बिल्कुल वो क्या था, अपवर्ड, इस डायरेक्शन में। अगर एरिया अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, तो इस वक्त दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री था, 90 डिग्री। तो व्हेन एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड
देन द फ्लक्स इज़ ज़ीरो। इस केस में देखें, आपने बुक को बिल्कुल यूँ स्ट्रेट रखा था, तो बुक की डायरेक्शन थी इस जानिब, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस जानिब है। इसका मतलब है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो कहाँ पर है, दाएं जानिब है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी दाएं जानिब है। तो इसका मतलब है इस वक्त दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप जानते हैं कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो आंसर आएगा E इंटू ए। यहाँ पर थीटा 90 था, तो कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0। तो इस वक्त फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब आप जनरली डिफ़ाइन कर लें कि ये उसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। और मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला क्या होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अब ये इंडिकेट कर रही है कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका यूनिट जो है वो क्या होता है कि आपस में उन दोनों क्वांटिटी के यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट जिसको आप जिन्हें जहन में रखना है। अब इसी को हम इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कि अगर एक क्लोज सरफेस है हमारे जहन में तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से जो है वो मालूम किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यानी ये एक सफ़ियर है, और इस सफ़ियर का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, r के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये एज्यूम कर लें सफ़ियर आपको जानते हैं कि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, यानी उसकी जो है उसमें 3 एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पर 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअली में वहाँ पर जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो आप ये समझिए कि ये होल है, यानी एक खाली बॉल है जो अंदर से बिल्कुल खाली है इस तरह से, और बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, चार्ज। बिल्कुल इसके मिड में जो है वो आपने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया है। अब हम देखना चाहते हैं इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होती हैं, आउटवर्ड। तो इसका मतलब है इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही होंगी, बाहर की जानिब निकल रही होंगी। जब वो बाहर की जानिब निकलेंगी तो लाजमी सी बात है वो इस सरफेस को, ये जो स्फेरिकल सरफेस की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसको क्रॉस भी करेंगी। तो हमने वो देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अमाउंट कितनी है जो कि इस स्फेरिकल सरफेस को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला था E.A, लेकिन ये फार्मूला जो है इसकी एक इनएबिलिटी है। ये फार्मूला सिर्फ वहाँ पर वैलिड होता है जहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस होती है। हमने इससे पहले जो एग्जांपल लेते रहे, हम अपनी बुक के कवर पेज की एग्जांपल लेते रहे, तो वो एक फ़्लैट सरफेस थी। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये तो स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस का मतलब है कि ये सरफेस जो है वो तो है कर्व्ड, इसमें कर्व मौजूद है। तो जो कर्व होती है उसमें तो हर लम्हे जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मतलब ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाले इसका एरिया ऊपर के जानिब होगा, इस वाली साइड का एरिया नीचे के जानिब होगा, इसका एरिया यूँ दाएं जानिब होगा, इसका एरिया यूँ बाएं जानिब। तो हर पॉइंट के ऊपर आपको एक नई डायरेक्शन जो है वो दिखाई देगी। तो आप क्या करते हैं, जब हमारे पास कर्व सरफेस होती है तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी जो कर्व सरफेस होती है उसको छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और वो जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होने चाहिए। यानी आप ये समझें कि एक बड़ी सरफेस है, वो छोटे छोटे फ्लैट पैचेस से मिलके क्या हुई हुई है, बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल एरिया जो है ना इस सफ़ियर का, उसको मैंने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। पहले पैच का एरिया जो है वो क्या है, डेल्टा A1, दूसरे पैच का एरिया है डेल्टा A2, तीसरे पैच का एरिया डेल्टा A3 एंड सो ऑन।
लास्ट पैच का एरिया है डेल्टा ए एन, यानी मैंने एन स्मॉल पैचेस में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैच जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक छोटा सा पैच है। तो ये जो छोटा सा पैच है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका एरिया है डेल्टा ए। तो एरिया जो होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, यूँ बाहर की जानिब होगा। इसका मतलब है ये डेल्टा ए की डायरेक्शन है आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, वो भी हमने कहा था वो भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड, यानी अलोंग द रेडियस होगी और बाहर की जानिब होगी। तो इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हर पैच के ऊपर, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पैच लूँ, यहाँ पर एक छोटा सा, इसका एरिया यूँ बाहर की जानिब होगा, और इस पॉइंट के ऊपर, इसी पैच के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूँ वो भी क्या होगी, यूँ बाहर की जानिब होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, नॉर्मली आउटवर्ड। तो इसका मतलब है हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो अब आपने क्या किया कि आपने ये किया कि फ़र्ज़ करें जो पहला पैच है जिसका एरिया है डेल्टा A1, उस पैच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1। दूसरा पैच जो है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 कह लें, और आखिरी पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह लें, EN कह लें। तो अगर आपने टोटल फ्लक्स जो है वो मालूम करना है तो वो तमाम छोटे छोटे पैचेस में से गुजरने वाले फ्लक्स को आप क्या कर लें, मालूम करके ऐड कर लें, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इस तरीके को सुपरपोजिशन भी कहा जाता है, यानी आपने क्या करना होता है कि हर छोटे छोटे पैच में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करना होता है और उन सबको ऐड कर देना होता है। यानी मैं यूँ कहूँगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस इज़ इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट स्मॉल पैच प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड स्मॉल पैच, फ्लक्स थ्रू थर्ड स्मॉल पैच, सो ऑन अप टू फ्लक्स थ्रू लास्ट या nth जो है वो स्मॉल पैच। अब phi1 की वैल्यू वो आ जाएगी E1 डॉट डेल्टा A1, phi2 की वैल्यू आ जाएगी E2 डॉट डेल्टा A2, सोन, और लास्ट पे आ जाएगी EN डॉट डेल्टा AN। अब E1 डॉट डेल्टा A1 वो किसके बराबर होगा, वो होगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1। तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ थीटा 1, E2 डेल्टा A2 कॉस ऑफ थीटा 2, एंड सो ऑन। बिल्कुल लास्ट पे हमारे क्या बचेगा, वो होगा EN डेल्टा AN कॉस ऑफ थीटा n। ये हमारे पास जो है सिचुएशन आ गई। लेकिन हमने देखा कि हर पैच के ऊपर जो थीटा की वैल्यू हमें दिखाई दे रही थी वो किसके बराबर थे, 0। इसका मतलब है थीटा 1 से लेके थीटा n तक ये तमाम एंगल्स जो हैं वो 0 हैं। तो और कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर कॉस ऑफ 0 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कॉस थीटा 1 वाली टर्म सब में से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, ये जितने भी पैचेज़ हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम पैचेज़ सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। अब जो सरफेस होती है, सरफेस का सेंटर से जो फासला होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर है। इसका मतलब है ये जो हर पैच आपने कंसिडर किया हुआ है, इस पैच का इस चार्ज से जो फासला है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो अगर आपने हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं इस सेंटर वाले चार्ज की मदद की वजह से, तो Q सारों के लिए सेम होगा, और हर पैच का सेंटर से जो फासला है वो भी R के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिस पॉइंट चार्ज की वजह से मालूम कर रहे हैं, हर पॉइंट का उस चार्ज से फासला बराबर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं E1 E2 E3 सो ऑन अप टू EN, इन सब की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो E के बराबर है, और E की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो अगर E1 E2 E3 सो ऑन अप टू EN इन सब की जगह E लिख दिया जाए और कॉस ऑफ थीटा 1 की जगह 1 लिख दिया जाए, तो हमारे पास सिचुएशन यूँ बनेगी E इंटू डेल्टा A1
E2 की जगह भी आएगा E इंटू डेल्टा A2 सो ऑन, यहाँ पर आएगा E इंटू डेल्टा AN। इन सब में से आप E जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इनमें से E कॉमन ले लें तो आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो फाई E इज़ इक्वल टू E, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 सो ऑन अप टू डेल्टा AN। E की वैल्यू आपको पता चल गई किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और जब इन सब एरियाज़ को सम अप कर लेंगे तो सम अप करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 4πr², क्योंकि छोटे छोटे तमाम पैचेस को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। और ये शेप कौन सी है, सफ़ियर की। सफ़ियर का टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा Q/ε0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद किया हुआ है और आप उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में से गुज़रने वाला क्या मालूम कर रहे हैं, फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपको चार्ज की अमाउंट पता होनी चाहिए और उसको आपने किस चीज़ से डिवाइड करना है, ε0 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस की शेप है ये मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर हम ये काम करें कि अभी तो इस वक्त आपने स्फेरिकल शेप में जो है वो क्या की हुई थी, सरफेस ली हुई थी और उसके सेंटर में चार्ज बंद किया हुआ था, तो इसमें से कुछ फ्लक्स यूँ बाहर की जानिब जो है वो निकल रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ निकल रही थी, जो इस सफ़ियर की सरफेस को क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। अब फ़र्ज़ करें ये जो सफ़ियर है मैं एक और सरफेस के अंदर बंद कर देता हूँ, एक इर्रेगुलर सी शेप की मैं सरफेस लेता हूँ, उसके अंदर बंद कर देता हूँ, तो लाजमी सी बात है जो फ्लक्स सफ़ियर में से बाहर निकल रहा है वही वाला फ्लक्स क्या करेगा, इस बाहर वाली सरफेस को भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब है आप सरफेस की शेप जो मर्ज़ी ले लें, हमारे पास जो फ्लक्स किसी भी एनक्लोज चार्ज की वजह से है वो किसके बराबर है, Q/ε0, ठीक है। तो शेप ऑफ द सरफेस डज नॉट मैटर, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें याद रखें कि अगर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद होगा तो फ्लक्स जो है वो Q/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रैंडम सी सरफेस है और इस रैंडम सी सरफेस के अंदर जो है वो एक डाईपोल मौजूद है, यानी एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो आपको कहा जाता है इसकी वजह से फ्लक्स मालूम करें जो इस सरफेस को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो आप देखें इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, ये नेगेटिव Q, ये प्लस Q। तो जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा जो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज है। तो अगर चार्ज 0 के बराबर है तो इस सरफेस को क्रॉस करने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वो कैसे 0 होगा। हम तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब, नेगेटिव की वजह से जो है वो अंदर की जानिब होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यूँ बाहर की जानिब निकल रही होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ बाहर से अंदर की जानिब आ रही होंगी। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है नॉर्मली इसको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। तो जब जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स अभी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कोई चार्ज बंद नहीं है यानी नेट चार्ज 0 है, वहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर नेट चार्ज नॉन ज़ीरो है वहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो है। तो ये आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।